नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाला। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कश्यप राजपूत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान कश्यप राजपूत सभा के प्रधान एडवोकेट राजबीर कश्यप ने कुरुक्षेत्र कश्यप राजपूत सभा के 46वें स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। 28 जून को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह होने वाला है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार इस सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। साथ ही उनके साथ विशिष्ट अतिथि विधायक राजकुमार कश्यप, चेयरमैन सुभाष कलसाना, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा डीडी उपस्थित होंगे। इस मौके पर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां कश्यप राजपूत भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कश्यप राजपूत सभा के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें कई जानकारियां भी दी गई। समारोह को लेकर ऐतिहासिक इंतजाम देखने को मिले, तैयारियां देखने को मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्यप राजपूत भवन कुरुक्षेत्र में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें कश्यप राजपूत सभा के बारे में जानकारी दी गई। कश्यप राजपूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में 28 जून को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन करने की भी बात कही गई। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रेस रिपोर्टर छायाकार बंधुओं का, चाहे वो टीवी चैनलों पे काम करते हैं, प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप छोटे से बुलावे पे हमारी छोटी सी धर्मशाला में आप पहुंचे हैं। धन्यवाद। 28 जून 2026 को कश्यप राजपूत धर्मशाला कुरुक्षेत्र में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है स्थापना दिवस के रूप में, इस संस्था की स्थापना सन 80 के लगभग हमने की थी, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज सेवी साथियों ने इस बिल्डिंग को, इस धरोहर को खड़ा किया। और उस समय नॉर्थ इंडिया में हमारी 2 संस्थाएं, सिर्फ 2, कुरुक्षेत्र में, इसके बाद हरिद्वार में खड़ी की गई थी। इन बंधुओं ने जिन्होंने काम किया, 90% लोग वो पुण्य के भागी बनते हुए स्वर्ग सिधार चुके हैं। उनके परिवार के सदस्यों को अब सम्मानित किया जाता है। जो कुछ लोग उसमें जिंदा हैं, आज भी कार्यरत हैं। और अगली खबर रोहतक से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भरत तिवारी एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि 28 वर्षीय भरत तिवारी आम जनता की समस्याओं को लेकर नेताओं से सवाल करते थे और विकास के नाम पर किए गए वादों को पूरा करने की मांग करते थे। इस दौरान बिहार सरकार पर भी जयहिंद ने निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए। साथ ही भरत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर की बात कही और एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने ये भी दावा किया कि भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए सभी वर्गों के हजारों लोग आवाज उठा रहे हैं। नवीन जयहिंद ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने की घोषणा भी की और कहा कि भगवान परशुराम जयंती समारोह भरत तिवारी के नाम समर्पित रहेगा और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग उनके सम्मान में मुंडन भी करवाएंगे। लोगों के होने चाहिए जो आवाज उठाता है लोगों के लिए। यार एसआईटी के हो है यार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही तो राम मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेना चाहिए। ये हो एसआईटी पे साइटी, आपने बेरा नहीं एसआईटी पे साइट आए केस होते हैं, जिसका जी करा उसने बाढ़ कर देंगे। छोटे कदे आपने देखा है कितना बड़ा दंगा हो गया, कितने आदमी मर गए, कोई एसपी सस्पेंड होता देखा है? एसएचओ आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं, घना तो घना कोई डीएसपी होगा, एसपी का तबादले तलाव कुछ नहीं आ रहे। देखा है आपने? कोई भाई आईएएस से सस्पेंड कर दिया, वहां बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। वो है नहीं राम राम जपना पराया माल अपना। ये राम तो भी नहीं डरते यार, जो लोग जिनने भी कराया है। कसुत की बात है, नुको यार राम तो डरो, भगवान तो डरो। इनके एनकाउंटर होने चाहिए यार।
असली इनकाउंटर इन लोगों के होने चाहिए, जो आवाज उठाता लोगों के लिए। यार मतलब उन आदमियों को आप मार रहे हो, उन आदमियों पे केस ला रहे हो, उन आदमियों ने जेला में डाल रहे हो, उन आदमियों लठ मार रहे हो, ये बिल्कुल दोबारा गुलामी का प्रतीक चीजें हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ भाई पोस्ट वोट डाल दें तो बोला ये लड़का तो बामण था इसलिए अल्लाह, मैं इसलिए एक जानकारी और बता देता हूं आप सब लोगों के लिए। उस टीम में मारने वाला भी बामण है ना बेराव, तो उसको गोली मारने वाली भी बामण है। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। नहीं नहीं, कुछ लोग कह देना भाई साहब, कुछ लोग वो कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। यहाँ जात बरादरी की बात नहीं, यहाँ क्रांतिकारी की बात है, यहाँ इंसान की बात है, यहाँ देशभक्त की बात है, यहाँ समाज सेवक की बात है। यहाँ किसी जात की, बरादरी की, धर्म क्षेत्र की नहीं है। वो बिहार के लड़के के लिए जब हम आज यहाँ बोल रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और ये आप सारे पत्रकार हैं, बड़े बड़े सीनियर पत्रकार हैं। मैंने इस देश में कितने बड़े आदमी ने मरवा दे, इतने आदमी उस चीज के लिए भी तो कर लेते हैं जितना इस लड़के की। और अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां डीएलएफ इलाके में चल रहे सीलिंग और तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। हजारों मकान मालिकों, पीजी संचालकों और स्थानीय निवासियों ने एकजुट होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैपिड मेट्रो स्टेशन के नीचे आयोजित महापंचायत में लोगों ने सीलिंग अभियान को तत्काल रोकने और राहत देने की मांग की। साथ ही प्रदर्शन में शामिल पीजी संचालकों और मकान मालिकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई उचित नोटिस नहीं दिया। उनका कहना है कि अचानक हुई सीलिंग कार्रवाई से न केवल उनका कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि कई परिवारों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। खबर गुरुग्राम से है, जहां डीएलएफ इलाके में जिस तरह से सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, तोड़फोड़ और सीलिंग अभियान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हजारों मकान मालिकों, पीजी संचालकों और स्थानीय निवासियों ने एकजुट होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। रैपिड मेट्रो स्टेशन के नीचे आयोजित महापंचायत में लोगों ने सीलिंग अभियान को तत्काल रोकने और राहत देने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शन में शामिल पीजी संचालकों और मकान मालिकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई भी उचित नोटिस नहीं दिया। उनका कहना है कि अचानक हुई इस कार्रवाई से न केवल उनका कारोबार प्रभावित हुआ, बल्कि कई परिवारों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। तस्वीरें गुरुग्राम से है, जहां डीएलएफ इलाके में जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, सीलिंग अभियान चल रहा है, तोड़फोड़ का काम चल रहा है, उसी को लेकर जो पीजी संचालक हैं, जो मकान मालिक हैं और जो दुकान वहां चलाते हैं, उन लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के हाथ में आपको पोस्टर और बैनर नजर आएंगे। सीलिंग की 3500 की नहीं थी, ये मकान थे 14,000, जो सुप्रीम कोर्ट ने, डीटीपी ने लिस्ट दी 14,700 कुछ मकान थे। अब ये हाई कोर्ट में आए मकान रह गए 6900। अब वो और मकान इन्होंने लिस्ट में से किस बिना पे काटे या क्यों छोड़े, वो हाई कोर्ट में भी प्रूफ नहीं कर पा रहे। अभी क्या, कुछ आदमी हाई कोर्ट जाके अपनी रिलीफ ले आए, पर इन्होंने जो नहीं गए उनकी आड़ में सबको, चाहे किसी का 2 मंजिल है, किसी का 4 मंजिल है, लाइन से ये कह रहे हैं कि भाई मकानों को खाली करो। वो हमारे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, फोटो है। अब किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है तो सरकार हमें बुलाए, भाई पार्षद है, एसोसिएशन बनी हुई है, भाई आप लोगों ने, आपकी कॉलोनी ने ये गलत काम करके इसको ठीक करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई पैसे देके लाए हुए नहीं, ना कोई चंदा देके लाए हुए, ना किसी को खाना देके लाए हुए, ना किसी को। ये सबकी रो रहे हो, परेशानी है इन सबको। ये लोगों के आंसू इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हर आदमी ने अपना खून पसीना बेचकर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाया, रिटायरमेंट के लिए प्लान किया कि मकान बनेगा तो किराया आएगा। तो क्या गलत काम किया हम लोगों ने? हो ही रही। मेरे बच्चे नहीं है, दोनों लड़के राम के घर गए, 31 साल का, एक 25 साल का। मेरे आदमी का भी ट्यूमर था, मैंने सारे पैसा उसकी बीमारी के पीछे लगा दिया। आज मेरे ससुर की कमाई और जो थोड़ा बहुत जोड़ा और था मैंने डीएलएफ में करा। और डीएलएफ के लिए क्यों तोड़ा फोड़ी हो रही है, डीएलएफ के लिए क्यों सील लगा जा रहा है? हम इस सब भूखे प्यासे सारे मेरे बहन भाई हम यहाँ खड़े हैं पार्क में, तो
वे एसी नीचे, हम यहाँ इतनी धूप में खड़े। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा आशियाना नहीं छीनना जाए। मोदी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देखो, वे तो कहते हैं मैं सबके साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास, तो आज हमारे मोदी हमारे साथ। और खबर सोनीपत से है, जहां लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में 16 शिकायतों को रखा गया, जिस पर सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्री ने 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। वहीं पेंडिंग शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कष्ट निवारण समिति में आने वाली सभी समस्याओं को प्राथमिकता दे और अधिकारी उसका निपटारा करे। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पंजाब की जनता आज हरियाणा की नीतियों से प्रेरित होकर बार-बार यहां के मुख्यमंत्री को पंजाब बुला रही है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। उन्हें मुख्यमंत्री के पंजाब जाने पर मिर्ची लग रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब विपक्ष के नेताओं को पंजाब के लोग नहीं बुलाते तो इसमें हमारा क्या कसूर। सोनीपत से खबर है, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। समय समय पर इस बैठक का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर इस बैठक में पहुंचते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने की। इस दौरान बैठक में 16 शिकायतों को रखा गया, जिस पर सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्री ढांडा ने 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। वहीं पेंडिंग शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कष्ट निवारण समिति में आने वाली सभी समस्याओं और शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए और अधिकारी उसका निपटारा भी करे। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पंजाब की जनता आज हरियाणा की नीतियों से प्रेरित होकर बार-बार यहां के मुख्यमंत्री को पंजाब बुला रही है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। उन्हें मुख्यमंत्री के पंजाब जाने पर मिर्ची लग रही है, ऐसे दावे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने किए। कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हुए थे। सभी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। खबरें और भी है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, खबर पलवल से आपको बताते हैं, जहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जानकारी दी और बताया कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। किसान खरीफ की फसलों का बीमा करवाकर
योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की ओर से प्रायोजित एक कृषि बीमा योजना है। ये योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण फसल खराब होने पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है ताकि किसानों की आय स्थिर बनी रहे। योजना का उद्देश्य फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद के जोखिमों जैसे सूखा, बाढ़, तूफान और ओलावृष्टि से हुए आर्थिक नुकसान से किसानों को बचाना है। खबर पलवल से है, जहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के सहायक तकनीकी प्रबंधक अतुल कुमार शर्मा ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें किसान को उसके खेत में उसकी फसल के लिए हुई नुकसान की भरपाई के लिए ये योजना चलाई गई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव ये किसानों के लिए ये है कि किसान को किसी भी माध्यम से उसकी आय को दुगना किया जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई क्षणिक नुकसान हो जाए तो उससे किसान की फसल को में जो पैदावार है वो घट जाती है। तो उस घटी हुई पैदावार का एक तरह से कंपनसेशन के लिए ये फसल बीमा योजना चलाई गई है और इसमें हर सीज़न में हर फसल के लिए अलग अलग एक अमाउंट निर्धारित किया जाता है जो किसान के माध्यम से किसान का शेयर दिया जाता है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट और उतना ही शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है जो एक फसल की 1 एकड़ के लिए बीमित राशि के रूप में दिया जाता है और उस बीमित राशि के आधार पर ही किसान को हुए नुकसान के भरपाई के लिए हम सर्वे द्वारा किसान के नुकसान का आकलन कर उसके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पेमेंट करते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह पूनिया, गांव राखोता का मैं स्थायी निवासी हूँ। सर, मैंने अपना 5 किले का फसल का बीमा कराया था जिसका मुझे फसल खराबे के आधार पर नुकसान मिला था अभी 33,400 रुपये जी, और वो मेरे खाते में डल गए हैं जी। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है, ये जन कल्याणकारी योजना, हम सभी किसान भाइयों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और उससे पहले भी मैंने 4 किलो का अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा जो कराया था उसका भी मुझे कीमत मिली थी लगभग 1 लाख के समथिंग जी, जो मेरे परिवार और मेरे उज्जवल भविष्य के लिए वो काम आई थी। खबर यमुनानगर से है, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक उपायुक्त प्रीति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में ये बैठक हुई जिसमें कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिनमें से 9 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में कैल ताजेवाला नेशनल हाईवे निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा भी उठा। उपायुक्त ने इसे तकनीकी कारणों से जुड़ा बताते हुए कहा कि कार्य जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। मॉनसून को देखते हुए डीसी ने सभी फ्लड प्रोटेक्शन कार्य 1 जुलाई से पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं कनाल सी स्क्रीनिंग प्लांट की कथित अवैध गतिविधियों और लीज की जमीन पर पावर हाउस बनाए जाने का मामला भी समिति के सामने उठा, जिस पर संबंधित विभाग से जवाब तलब किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और जनहित के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये हम तो यहाँ पे काम कर रहे थे, उसके बाद हमें आवाज लगी बाहर से, इधर से ट्रैक्टर आ रहा था एक बोली की तरफ से, उधर से महिला पेंशन लेके आ रही थी अपनी, जो बोली की है सुनीता नाम से सुना जा रहा है उनका। उसके ऊपर इधर से स्पीड में था ट्रैक्टर, जो टर्न लिया उसने तो परली साइड से वो ट्रैक्टर के नीचे टायरों के नीचे आ गई। उसका हम इतना गए, इतना मौके पे डेथ हो चुकी थी। ट्रैक्टर वाला पकड़ लिया जी, मौके पे पकड़ लिया उसको, 112 ले गई, खाली थी ट्राली। हाँ जी, मेरा रोहित शर्मा जी। कैसे हुआ ये हादसा, कैसे पता लगा? ये हमारे गांव बोली की एक लेडीज थी, महिला सुनीता देवी, वाइफ ऑफ। गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में नर्स के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर दिलशाद ने पहले उसका हाथ पकड़ा, फिर कई थप्पड़ मारे और सोफे पर गिराकर मारपीट की।
नर्स का यह भी आरोप है कि आरोपी की नीयत गलत थी, जबकि मौके पर मौजूद डॉक्टर और स्टाफ मुख्य दर्शक बने रहे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों ने अस्पताल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता वाहिनी, ये हमारी बिटिया खड़ी है आर्टिमिस हॉस्पिटल में। अंदर एक विशेष संप्रदाय का जिहादी था जो लगातार इसको परेशान करता था और इसके साथ गलत करने की कोशिश की है और इसको बहुत मार रखा, उसने गुमचोट बहुत लगी हुई है। पुलिस भी आ चुकी, लेकिन हॉस्पिटल उसको सौंप नहीं रहा, हमारे को ना पुलिस को सौंप रहा है। आप बिटिया से सुनो, बोल लो जी। आज क्या हुआ, एक पुलिस के चक्कर में उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। कंटिन्यू थप्पड़ पे थप्पड़ मारी गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे सोफे पे गिर दिया और जैसे कुछ करना चाहता है। उसने पहले भी मेरे साथ बहुत बार ऐसे किया है कि मेरी पहले भी उसके साथ बहुत बार लड़ाई हो चुकी है, सबको पता है। पूरे आईसीयू के सामने वो पहले भी लड़ाई हो चुकी है। अब की बार भी उसने दोबारा यही हरकत की है मेरे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए। ये मैंने फ़ोन भी किया, मैंने सबको फ़ोन किया, पर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया उस टाइम पे। मैंने सबको बोला कि इसने मुझे मारा है बहुत बुरी तरह। सारा स्टाफ वहीं था, डॉक्टर वहीं पे बैठे देख रहे थे, पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया, किसी ने मुझे बचाया नहीं। हरियाणा में भगवाधारी सरकार है और साइबर सिटी गुरुग्राम में बेटी सुरक्षित नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए। आगे बढ़ते हैं, खबर गुरुग्राम से आप तक पहुंचाते हैं। गुरुग्राम में एक पुलिसकर्मी पर ऑटो चालक से बदसलूकी और मुफ्त सवारी मांगने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने ऑटो चालक से बिना किराया दिए सफर कराने की मांग की, लेकिन चालक के इनकार करने पर उसने बीच सड़क गाली गलौज और धमकी देना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में दोनों के बीच तीखी बहस भी दिखाई दे रही है। घटना के बाद लोगों में नाराजगी है और सोशल मीडिया पर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल मामले में पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। यमुनानगर के रादौर के एसके मार्ग स्थित मंडी चौक के पास सड़क पार कर रही एक महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान गांव बापौली निवासी 62 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई है। लोगों के मुताबिक महिला सड़क पार कर रही थी, तभी बापौली की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय दुकानदार और गांव बापौली के सरपंच ने बताया कि महिला सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली उसे अपनी चपेट में ले गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के संबंध में आगामी कार्रवाई की जा रही है। और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज अपने फाइनल हाई स्पीड ट्रायल के लिए जिंद रेलवे स्टेशन में 2 डीजल इंजनों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुई है। दिल्ली से सोनीपत रेलखंड पर ट्रेन का अंतिम स्पीड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। इससे पहले ट्रेन का 75 और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल परीक्षण हो चुका है। हाई स्पीड ट्रायल के लिए विशेष रूप से हाइड्रोजन गैस का टैंकर भी मंगवाया गया है। इस परीक्षण के दौरान ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन की क्षमता, ट्रैक पर स्थिरता, कंपन और अन्य तकनीकी पहलुओं का बारीकी से आकलन किया जाएगा। इसी के साथ खबर हरियाणा में फिलहाल के लिए बस इतना ही और चलते चलते एक नजर मौसम की ओर।